सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। मथुरा के वृंदावन में गाड़ी टकराने के बाद मारपीट हुई है। पुष्पांजलि सोसाइटी के गेट पर जमकर चले हैं लाठी और डंडे। लोगों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। पानी सप्लाई करने वाली गाड़ी से टक्कर हुई थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर। गाड़ी टकराने के बाद लाठी और डंडे लोगों के बीच यहां पर चले। मथुरा से ये खबर, जहां पर पुष्पांजलि सोसाइटी के गेट पर जमकर लाठी और डंडे चले हैं। तो लोगों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इसका वीडियो भी वहां मौजूद कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो कि अब काफी वायरल हो रहा है। पानी सप्लाई करने वाली गाड़ी के साथ टक्कर हो गई थी। इसके बाद ही ये मारपीट यहां पर हुई है। कुछ लोग आपस में जमकर के मारपीट यहां करते नजर आ रहे हैं। लाठी डंडे भी एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे को यहाँ पीटा जा रहा है। पानी सप्लाई करने वाली गाड़ी के साथ यहाँ टक्कर हुई थी। इसके बाद ही ये विवाद यहाँ देखने को मिला। बहसबाजी लोगों के बीच हो गई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे तक यहाँ पर चलने लगे। मथुरा से ये खबर सामने आई है। पुष्पांजलि सोसाइटी का ये पूरा मामला, जहां पर जम करके लाठी डंडे चल रहे हैं। ये इन वीडियो में साफ दिख नजर आ रहा है कि एक दूसरे पर लाठी बरसाए जा रहे हैं। मारपीट आपस में की जा रही है। कानपुर में करौली सरकार के खिलाफ हुई शिकायत पर पुलिस एक्शन में है। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी। इसी सिलसिले में कानपुर पुलिस की टीम शिकायत मिलने के बाद पहली बार करौली सरकार के आश्रम पहुंची, जहां केस की जांच को आगे बढ़ाया। लेकिन करौली सरकार खुद संतोष भदौरिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। हर प्रकार के प्रहार के लिए तैयार है। हर प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे झूठे, उनको झेलने के लिए तैयार है। बहुत साहस है, बहुत धैर्य है। मारपीट के आरोपों पर जांच में घिरे करौली सरकार ने खुद को बेकसूर बताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। जो लोग ये कर रहे हैं बिल्कुल तैयार रहे हैं फेस करने के लिए। छवि धूमिल करने का जो गंदा प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ। इस विवाद के बीच करौली सरकार के आश्रम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्तों का दावा है कि बाबा पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। मैं 2 साल से दरबार से लगा हूँ। हर सवा महीने पे आता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से मत्था टेक के चला जाता हूँ। मैंने जितने मेरे मन में थे सारे मेरे काम पूरे हुए। आप कहाँ से? मैं आसाम से आया हूँ। मेरा 10 दिन हुआ आने वाला, फर्स्ट टाइम है मेरा। यहाँ पे ऐसा सुना, लेकिन ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ फील नहीं हुआ ये 10 दिन में कि कोई मतलब गलत यूज कर सके बोलकर। अब करौली सरकार को लेकर पुलिस एक्शन में है। ये सारा विवाद करीब 1 महीने से चल रहा है। जब नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी और करौली सरकार के बीच दरबार में काफी देर तक कहासुनी हुई थी, इसके बाद पीड़ित ने मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच करौली सरकार के दरबार का एक और वीडियो सामने आया है। दावा है कि इस वीडियो में डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ करौली सरकार के सेवादार धक्का मुक्की कर रहे हैं, जबकि करौली सरकार ने मारपीट के आरोप से साफ इनकार किया है। मैंने तो दिया, साक्ष्य दिया, कुछ भी नहीं किया गया। आपके दरबार में ऐसी कोई घटना नहीं? यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं, पहली बात। यहाँ सब भक्त हैं। अगर किसी से कोई बदतमीजी कर रहा होगा, गाली गलौज कर रहा होगा, अगर कोई आपस में लड़ा झगड़ा हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमसे मेरा कोई व्यक्ति कोई मारपीट नहीं हुई। इस विवाद के बीच कई जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि करौली सरकार बनने से पहले उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 1992 से 1995 तक 6 मामले दर्ज हुए थे। करौली सरकार पर हत्या का भी मामला दर्ज हुआ था। 27 मार्च 1993 को संतोष भदौरिया और करौली बाबा रिहा हुए थे। जमीन के एग्रीमेंट कराकर पैसे हड़पने का भी केस दर्ज है। दस्तावेजों में हेराफेरी कर आश्रम बनाने का भी आरोप है। कानपुर में 14 एकड़ में फैला है करौली सरकार का आश्रम। संसद में नवरात्रि के पहले दिन छुट्टी पर संग्राम छिड़ गया और विरोधियों ने सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और छुट्टी के फैसले को सियासी करार दिया है। साथ ही रमजान पर भी संसद में छुट्टी की मांग की है। भी कहूँगा कि कल से रमजान है, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। दूसरे मजहब के मानने वाले भी कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए। नहीं, देखिए पहले तो कोई छुट्टी होती नहीं थी, लेकिन इसने उसको छुट्टी में बदल दिया उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए। नवरात्रि पर संसद में छुट्टी को लेकर सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। सपा के अलावा कई दलों ने सरकार को घेरा है। अगर नवरात्र की छुट्टी भी दी नहीं गई तो उसमें कुछ गलत नहीं। देखिए, सरकार धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। सच्चाई तो यही है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी धर्म को सामने ला करके राजनीति में आती है। हिंदू मुसलमान हम एक देखते हैं, अक्सर हिंदू मुसलमान। छुट्टी पर छिड़े संग्राम को लेकर सत्ता पक्ष ने भी सफाई दी है। साथ ही विरोधियों पर तंज कसा है। अगर आज लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, संसद में अधिकतम सांसद जो है वो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, भारतीय प्राचीन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो ऐसे लोग जब सब पूजा में लिप्त होंगे तो संसद कौन जाएगा? और संसद नहीं जाएंगे तो कार्रवाई तो बाधित होगी ना।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली अतीक अहमद पर कानूनी हंटर चल रहा है। अतीक के हथियार गोदाम में छापेमारी के बाद कई रहस्य सामने आए हैं। अतीक के जिस दफ्तर को बुलडोजर से तोड़ा जा चुका था, वहां कभी अतीक अहमद ऐशो आराम करता था। अब उसी जगह से अतीक के रहस्य से पर्दा उठ रहा है। पुलिस ने उसी दफ्तर से 70 लाख से ज्यादा कैश, हथियारों का जखीरा समेत कई चीजें बरामद की है। दफ्तर का ये जो पीछे का हिस्सा था वो अतीक अहमद के टार्चर रूम के नाम से जाना जाता है। पीछे की तरफ 2 कमरे बनाए गए हैं। ये दोनों अतीक के टार्चर रूम थे। जिन लोगों को पकड़ करके लाया जाता था या जिनकी पिटाई करनी होती थी, उनको इसी जगह पर रखा जाता था। तो ये एक कमरा है, ये आप देख सकते हैं। अब एबीपी गंगा ने भी अतीक के दफ्तर में मौजूद कई रहस्यमय जगहों का पता लगाया है, जहां 2 कमरों का टॉर्चर रूम भी बनाया गया था। बताया जाता है कि साल 2006 में उमेश पाल को भी इसी जगह 2 दिन टॉर्चर किया गया था। इसके अलावा अतीक ने मेहमानबाजी के लिए भी खास इंतजाम कर रखे थे। उमेश पाल को भी इसी दफ्तर के इसी टार्चर रूम में रखा गया था। गुर्गों ने जमकर पिटाई की थी। अतीक अहमद और अशरफ की मौजूदगी में उमेश पाल को यातनाएं दी गई थी, उन्हें करंट तक लगाया गया था। तो ये जो पीछे का हिस्सा है, पीछे के कमरे हैं, जिन्हें अतीक अहमद के बाहुबली के टार्चर रूम के तौर पर कहा जाता है। 24 फरवरी को हुए प्रयागकांड के पर्दाफाश के लिए अतीक के नेटवर्क को भेदना बेहद जरूरी है। उसी की अहम कड़ी है उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन। पुलिस को डर है कि कहीं वो विदेश का रुख ना कर ले। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के 25वें दिन पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई की। अतीक अहमद के पुराने दफ्तर पर यूपी पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को 75 लाख रुपए कैश और हथियार मिले। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान 2 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया। मतलब साफ है कि पुलिस ने पहले के मुकाबले एक्शन तेज कर दिया है। पुलिस गिरफ्तार 5 आरोपियों के कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है। पुलिस की नजर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर खास तौर से है, जिसके खिलाफ पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है, ताकि उमेश पाल की हत्या में आरोपी शाइस्ता विदेश नहीं भाग पाए। लुकआउट नोटिस जारी होने पर विदेश नहीं भाग पाएगी शाइस्ता परवीन। सभी एयरपोर्ट को शाइस्ता की डिटेल्स के साथ अलर्ट किया जाएगा। पुलिस जांच कर रही है कि फर्जी पते से पासपोर्ट तो नहीं बना। शाइस्ता परवीन पहली बार हत्या के किसी मामले में नामजद है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित है। पुलिस इनाम की राशि भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 24 फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर सरेआम गोलीकांड के बाद पुलिस लगातार शूटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस खूनी कांड के बाद उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर है। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी है। 22 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। पुरोहितों द्वारा कपाट खोलने का समय दिन में 12:35 पर निकाला गया है। इससे पहले 21 अप्रैल को शीतकालीन प्रवास मुखबा से मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। प्रस्थान करके ठीक 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें, अप्रैल महीने में 4 धामों के कपाट खुल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। जाहिर है, गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। 22 अप्रैल को पूरे विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रत्येक यात्री को वहां पर भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही साथ घाटों को भी सुरक्षित और साफ सफाई किया जा रहा है और बिजली पानी की सारी व्यवस्था प्रशासन खुद देख रहा है। जिसके बाद श्रद्धालु आने वाले 6 महीने तक गंगोत्री धाम में मां गंगा के निर्माण दर्शन कर पाएंगे। बुलंदशहर से ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले मजदूर को करोड़ों की रिकवरी नोटिस थमा दिया गया। 8 करोड़ 64 लाख की रिकवरी का नोटिस देखकर इस परिवार के हाथ पांव फूल गए। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम का नोटिस कहां से आ गया। दरअसल बराल निवासी अंकुर कुमार के दस्तावेजों पर कोई कंपनी संचालित बताई जा रही है, जबकि अंकुर गांव में ही आसपास मजदूरी करके जीवन यापन करता है। अंकुर की माने तो 2019 में एक युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसके प्रमाण पत्र समेत शैक्षिक दस्तावेज एक युवक को सौंपे थे। उन्हीं दस्तावेजों पर एक बैंक खाता खोला गया और करोड़ों का लेन देन किया गया। 8 करोड़ कुछ रुपए का है सर, क्या नाम है, मैं इतने कहां से भरूंगा सर। मैं तो वैसे ही मजदूर आदमी, गरीब आदमी वैसे हूँ मैं तो। पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी, सब पूरा परिवार मजदूरी करता है हमारा तो। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन ये रिकवरी नोटिस जरूर आ गया। अब पीड़ित परिवार ने बुलंदशहर SSP के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एप्लीकेशन को CO सिकंदराबाद को जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब देखना है कि बैंक और इन मजदूरों को चूना लगाने वाला नटवर लाल कब तक पुलिस की गिरफ्त में होता है।
यूपी में इन दिनों सारस पर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। सारस पक्षी को शिफ्ट किए जाने पर सूबे की सियासत गरमाने लगी है। अमेठी वन विभाग के एक्शन पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश का आरोप है कि सारस के दोस्त आरिफ से मिलने की वजह से राज्य पक्षी को जानबूझकर शिफ्ट किया गया है। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैंने बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? दरअसल कुछ दिन पहले अमेठी में सारस और आरिफ नाम के शख्स की दोस्ती सोशल मीडिया पर छा गई थी, जिसके बाद खुद अखिलेश यादव ने आरिफ के घर पहुंचकर इस दोस्ती को सराहा था। लेकिन अब वन विभाग की टीम ने राज्य पक्षी सारस को समस्तपुर पक्षी विहार शिफ्ट कर दिया है। वन विभाग के इस कदम से आरिफ का परिवार भी दुखी है। हमारे घर में साल भर से है के जाने का। हाँ, दुख जाने के बहुत है। परिवार के आरिफ के और आरिफ हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, दुख इतना है कि हम अपनी जुबान से हम बता नहीं सकते। हालांकि वन विभाग का दावा है कि सारस की सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर इस मुद्दे को हवा दे दी है और सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार ने 1 साल में शानदार काम किया। हर वर्ग के लिए इसके 1 साल में काम हुए। रहा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं। सर, आज 1 साल पूरा है सरकार का, किस तरीके से देखते हैं 1 साल? देखिए, 1 साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम धामी सरकार ने किए हैं। चाहे सख्त नकल कानून की बात हो, चाहे धर्मांतरण कानून की बात हो, चाहे महिलाओं का जो आरक्षण एक कोर्ट के निर्णय के बाद समाप्त हो गया तो उसको लागू करने की बात हो, चाहे आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की बात हो, चाहे अंत्योदय योजना के तहत उन परिवारों को 3 गैस सिलेंडर फ्री देने की बात हो, और आज नवरात्रि के पहले दिन, नववर्ष के पहले दिन 824 बहनों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। कई सालों से ये संघर्ष कर रही थी अपने इसके लिए, और शीघ्र ही शेष नियुक्ति दी जाएगी। ये काम हमारी सरकार ने किए। यही कारण है कि, और सबसे बड़ी बात, जनता से सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो बजट हमने बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से लोगों की राय लिए और उसके बाद जन भावना के लिए बजट बनाया है, और जिसका एक संदेश है। मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष व नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर, आपके विभागों की क्या कार्य योजना है? 1 साल सरकार का हुआ है, क्या कुछ खास? अगर आप देखें, 1 साल के अंदर एप्पल के क्षेत्र में, जहां पूर्व में 4 करोड़ था, उसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ कर दिया है, की 18 करोड़ कर दिया है। इसी प्रकार मिलेट्स के लिए हमने अलग से बजट की व्यवस्था की है, और हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम मिलेट्स के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्पाद को हम दुगना करेंगे। और उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर मडवे का MSP 35 रुपया 78 पैसे घोषित हुआ है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जहां 21-22 रुपया गेहूं और चावल का MSP है, तो इसका आशय यह है कि जब इतना अधिक दाम मिलेगा तो लोग मिलेट्स को उगाएंगे, मिलेट्स की ओर जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।